नमस्कार दोस्तों। अपन जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें आज का जो अपना चैप्टर है वो है 6 नंबर का चैप्टर। और इसके अंदर जो चीजें दे रखी है ना वो दे रखी है आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। यानी राजस्थान की ज्योग्राफी है ना उसका स्टार्ट यहीं से होता है। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना, जो राजस्थान के अंदर जो अलग अलग डिवाइडेशन किए गए हैं कि थार के मरुस्थल का, अरावली का, मैदानों का या दक्षिणी पूर्वी पठार का, उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखा जाए ना कि राजस्थान की भौतिक स्वरूप में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो वो ये दे रखा है कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना वो अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। भाई जटिलता और विविधता अपने आप ही आएगी, क्योंकि एक साइड में आपका थार का मरुस्थल है, बीच में आपकी अरावली है, उसके बगल में आपका दे रखा है मैदान, और साइड में जो दक्षिणी पूर्वी के अंदर पूर्व के अंदर दे रखा है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पे पठार भी है, मैदान भी है, अरावली प्रदेश जो पहाड़ी एरिया है वो भी है, और उसके अलावा थार का मरुस्थल भी है। तो यानी सारी चीजें राजस्थान में पाई जाती है, तो ये अपने आप ही जटिल और विविधता युक्त हो जाता है। उसके बाद दे रखा है कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग है ना उसमें आपकी अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, ये भी आप सबको पता है। फिर है कि राज्य का जो पश्चिमी भाग है ना वो मरुस्थल है, और दक्षिणी पूर्वी भाग है ना पहाड़ी एरिया। यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में दक्षिण के अंदर आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला आ जाता है, पूर्वी भाग में आपका हड़ौती वाला आ जाता है। तो इस एरिया में पहाड़ियां हैं, तो दक्षिणी पूर्वी है उसके अंदर आपका पहाड़ी भाग है, और पश्चिम का जो भाग है ना उसमें आपका मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल बोला जाता है। अगर भू संरचना के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भौतिक भाग कौन से हैं, ये देखो यहाँ पे एक दे रखा है थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर दे रखा है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये 4 भाग हैं, और ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें इन्हीं 4 भागों का अपन क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखो मैप दे रखा है, मैप के हिसाब से चीजें समझाई हुई है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना ये आपका थार के मरुस्थल में आ जाता है, बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका अरावली में आ जाता है, और ये वाला जो है ना ये आपका मैदान है ना उसके अंदर आता है, और नीचे वाला जो ये पोर्शन है ना ये आपका दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती वाला है ना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उसके अंदर आ जाता है। तो इस मैप को आप अच्छे से देख लो, क्योंकि आगे इसी का काम पड़ने वाला है, और ज्योग्राफी है ना वो पूरी मैप बेस्ड होती है। मैप के अलावा अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना तो वो आपको ज्योग्राफी ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहने वाली। तो मैप का जरूर साथ रखो। अगर अपन आगे चले ना भौतिक प्रदेशों में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन थार के मरुस्थल के बारे में, कि थार के मरुस्थल के अंदर है ना क्या क्या चीजें दे रखी हैं, कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सी चीजें थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात आती है इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार तो देखें देखें ना, तो पश्चिमी सीमा है ना भारत की, वहां से लेके मध्य राजस्थान का जो अरावली वाला पोर्शन है ना ये वाला, यहां तक जो पूरा ये है ना ये आपका थार का मरुस्थल है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें राजस्थान के लगभग 15 जिले हैं ना वो आते हैं थार के मरुस्थल में, और 61% जो लगभग क्षेत्रफल है ना राजस्थान का, टोटल राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 61% है ना वो आपके थार के मरुस्थल में आता है, और 15 जिले आते हैं। उसके बाद जो अगर देखा जाए कि जनसंख्या यहाँ पे कितनी पाई जाती है, तो यहाँ 40% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है। मतलब राजस्थान की टोटल जितनी जनसंख्या है ना उसकी 40% के लगभग जनसंख्या वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ये दे रखा है कि अधिक जनसंख्या पाई जाती है, पशुधन है, वर्षा है, खनिज विविधता है, वनस्पति, कृषि, सिंचाई, जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे समृद्ध मरुस्थल इसको कहा जाता है। मतलब विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल है ना उन सब में सबसे समृद्ध मरुस्थल अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपके थार के मरुस्थल को। और उसकी जो सारी ये विशेषताएं है ना इनके कारण इसको समृद्ध मरुस्थल के रूप में काउंट किया जाता है। यहां से आगे चलते हैं अपन, और थार के मरुस्थल की जो विशेषताएं है ना वो अपन देखते हैं। इसमें दे रखा है देखो विशेषताओं में कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो रेतीला भाग है ना वो भारतीय महान मरुस्थल कहलाता है। यानी जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है ना वो आपका जैसलमेर, नहीं जैसलमेर, बाड़मेर, ये बाड़मेर, ये जैसलमेर, और यहाँ पे अपना बीकानेर, ये अपन पहले बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है, एक जिला बीच में और ऐड हो गया, और वो है आपका फलोदी। तो अगर अब महान मरुस्थल के अंदर अगर जिले आपको पूछे ना तो उसमें फलोदी भी आपको ऐड करना है, और अगर ऑप्शन में फलोदी नहीं दिया हुआ है तो आपका 3 के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा कि जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। लेकिन अगर फलोदी भी आ रहा है तो आपको वो भी वहां पे करना पड़ेगा। तो अब जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना उसमें आपके ये 4 जिले काउंट किए जाते हैं। उसके बाद देखो कि यहाँ रेतीली मिट्टी और रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। सबको पता है कि मरुस्थल में मिट्टी और रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। हवा के साथ अपना जो स्थान बदलने वाले टिल्लों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं।
हवा के साथ मिट्टी एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाती है, तो जो स्थानीय भाषा में उनको बोला जाता है ना, वो बोला जाता है धोरे। फिर बोला जाता है कि थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। धरातल पे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं, कौन कौन से एरिया हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, उनको यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मरुभूमि के बारे में बताया गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना सारा का सारा, देखो ये वाला जो सारा पोर्शन है ना, ये आपका मरुभूमि के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका घग्गर का मैदान, जहां पे घग्गर नदी प्रवाहित होती है, उसका जो एरिया है ना, उसको घग्गर का मैदान बोलते हैं। और ये आपका आता है गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला है ना, ये एरिया आपका घग्गर के मैदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अर्ध मरुस्थलीय भाग, एक मरुस्थल और एक अर्ध मरुस्थल। मरुस्थल मैंने आपको जो बताया था ना, वो ये वाला था कि जिसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, ये वाला। और उसके साइड में जो चीजें आ रही है ना, ये आपका अर्ध मरुस्थलीय भाग में आ जाती है सारी की सारी। फिर आता है आपका नागौर की उच्च भूमि, यानी यहाँ पे जो नागौर वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपकी नागौर की उच्च भूमि पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका अंतः प्रवाही क्षेत्र। अंतः प्रवाही जो क्षेत्र या अंतः प्रवाही प्रदेश उनको बोला जाता है जहां पे जो नदियां होती है ना, वो किसी समुद्र में या किसी दूसरे नदी के अंदर नहीं मिलती। उसी एरिया में कुछ टाइम, मतलब कुछ लंबे दूरी तक वो चल के और वहीं पे आपके जो भूमिगत हो जाती हैं। जैसे अंतः प्रवाही प्रदेश के अंदर आपका शेखावाटी वाला जो एरिया है ना, ये आता है, क्योंकि यहाँ पे कांतली नदी है ना, उसके आधार पे इसको बोला जाता है। तो शेखावाटी वाला जो एरिया है ना, उसको अपन बांगड़ भी बोलते हैं। उस एरिया के अंदर आपका जो अंतःप्रवाही प्रदेश है ना, वो शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि जो नागौरी उच्च भूमि है ना, उसके नीचे आपका दे रखा है कि लोनी बेसिन। लोनी बेसिन क्यों दे रखा है? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में लूनी नदी प्रवाहित होती है। और अगर जहां पे लूनी नदी प्रवाहित होती है, तो उसी के नाम पर इस एरिया को आप लूनी बेसिन बोल देते हो। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर अपन देखा जाए तो दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है ना, वो आता है आपका अरावली प्रदेश। अब अरावली ये दे रखा है कि राजस्थान का जो मध्य भाग है ना, उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ये विस्तृत है। यानी ये जो एरिया है ना, ये दक्षिण पश्चिम वाला आ गया, और ये आपका आता है उत्तर पूर्व में। अरावली का जो विस्तार देखा जाए ना, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यहाँ पे लगभग 9% भाग है ना, इसका विस्तार है। यानी राजस्थान का टोटल जो एरिया है ना, उसमें 9% जो एरिया है ना, उसके ऊपर आपकी अरावली फैली हुई है, लगभग 9%। ये विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। दक्षिण में गुजरात का जो खेड़ ब्रह्म है ना, यहाँ पे जो राजस्थान के इस एरिया में गुजरात है, गुजरात का जो खेड़ ब्रह्म है ना, वहां से उत्तर में दिल्ली के राजसीना तक ये 692 किलोमीटर लंबी है। आप इसकी लंबाई को याद रखना, और ये कहां से कहां तक जाती है ये भी याद रखना। गुजरात का जो खेड़ ब्रह्म है ना, यहाँ से लेके और दिल्ली के अंदर जो रायसीना हिल है ना, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक ये 692 किलोमीटर लंबी है। इसे आड़ावली या आड़ा अवला भी कहा जाता है। मतलब इसी को आप क्या बोलते हो, आड़ावल पहाड़ या आड़ा अवला पहाड़ भी कहा जाता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। यानी ये जो अरावली है ना, इसके इधर वाला आपका पश्चिमी राजस्थान और इधर वाला आपका पूर्वी राजस्थान। यानी अरावली राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। और 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और ये दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की साइड में ये फैली हुई है, और राजस्थान के टोटल भूभाग के लगभग 9% भूभाग पे ये फैली हुई है। उसके बाद आता है आपकी अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, कि अरावली पर्वतमाला में उसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ भी दे रखा है कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा भूभाग है ना, वो आपकी अरावली पर्वतमाला है। सबसे बड़ी बात तो यही है, और ये सबको पता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है ना, वो अरावली वाला ही है। उसके बाद दे रखा है कि इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, अगर विशेषताओं में पढ़ना है ना, तो आप की पॉइंट है ना, उनको याद रखो। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, रजिस्टर लेके पास में बैठ सकते हो, और जो जो की पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, उनको आप लिख सकते हो, ताकि रिवाइज करने में आपको 5 या 10 मिनट लगे इस चैप्टर में। 10 मिनट में मेरे ख्याल से नहीं लगेंगी, 5 मिनट में आप इसको रिवाइज कर दोगे। तो यहाँ पे खनिज संसाधन मिलेंगे। उसके बाद ये मरुस्थल पूर्व की ओर प्रसार है ना मरुस्थल का, उसको रोकती है। यानी दक्षिण, एक साइड में पश्चिम और एक साइड में पूर्व। तो पश्चिम में जो मरुस्थल है ना, उसका विस्तार पूर्व में ना हो जाए, उसके लिए अरावली है ना, वो एक फायदेमंद काम करती है। अधिकांश जो नदियां है ना, उनका उद्गम स्थल है वो अरावली से माना जाता है।
तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्य जीव और जड़ी बूटियां जो भी पाई जाती है ना, वो आपके अरावली में ही पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना कि पूर्वी और जो दक्षिणी राजस्थान है उसी का नाम क्यों लिया? क्योंकि पूर्वी राजस्थान जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसूनी हवाएं आती है ना, तो उसके सामने ये बैरियर के रूप में काम करती है, तो पूर्वी राजस्थान में बारिश होती है। और जो आपकी अरब सागर वाली शाखा आती है ना, उससे दक्षिण वाला जो एरिया है ना अरावली पर्वतमाला का, वो क्या है, ऊंचा है राजस्थान में और भागों के बजाय। तो यहाँ पे हवा रुकती है और यहाँ पे बारिश होती है, तो इसीलिए यहाँ पे दो भागों का नाम लिया है। उसके बाद दे रखा है, इसी कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। भाई यहाँ से नदियां निकल रही हैं, खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, यहाँ पे वनस्पति, वन्य जीव, जीव जंतु मिल रहे हैं, और यहाँ से आपको क्या है कि ये रोक के राजस्थान में बारिश करवा रही है, तो जीवन रेखा ऑटोमेटिक ही बोल देंगे इसको। उसके बाद आगे जो दे रखा है वो है अरावली पर्वतमाला की थोड़ी और जानकारी यहाँ पे दे रखी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना गुरु शिखर, ये आपकी अरावली के अंदर है। गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है ना वो 1722 मीटर आती है आपकी। 1722 मीटर इसकी जो ऊंचाई है ना वो दे रखी है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। ये आपको पहले भी पता है, पढ़ चुके हैं अपन। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। तो एक तो गुरु शिखर वाला याद रखना और एक इसकी ऊंचाई याद रखना, एक ये कहां पर है ये याद रखना। उसके बाद जो अपना भाग है ना वो है आपका पूर्वी मैदान। भौतिक प्रदेशों में तीसरा नंबर का आ रहा है आपका पूर्वी मैदान। इसमें देखो देखो ये दे रखा है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ना वो चंबल है, बनास है, बाणगंगा और उसकी जो सहायक नदियां है ना उसके द्वारा निर्मित है। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इसमें आपकी चंबल नदी आती है, इसमें बनास आती है, बाणगंगा आती है और छोटी छोटी बहुत सारी नदियां आती हैं। वो सारे नदियां मिला करके और मैदान का निर्माण करती हैं। दूसरा दे रखा है यह विस्तृत रूप में गंगा का जो मैदान है ना उसी का विस्तार है। मतलब भारत का जो मैदानी प्रदेश है ना उसी का विस्तार इसको माना जाता है, और मैदानी प्रदेश में जो गंगा का जो मैदान है ना उसी का विस्तार अपने जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है ना उसको माना जाता है। यहाँ पर लगभग देखो 23% जो भाग है ना वो आपका मैदान के अंदर आता है। यानी राजस्थान का जो टोटल भूभाग है ना उसका 23% है ना वो आपका मैदानी भाग है ना उसके अंदर आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर, यहाँ पर कोटा है आपका और यहाँ पे आपका धौलपुर है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना वो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। इसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि यानी बैडलैंड जो टोपोग्राफी है ना वो कहा जाता है। यानी चंबल नदी जिस एरिया में बह रही है ना वहां पे अत्यधिक बारिश हो जाती है तो छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नदियां बह के चंबल में जो मिलती है ना वो क्या है, एक नालियों से, नाली की जगह से बना लेती हैं, जिससे भूमि है ना वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, बीच से कट जाती है, कहीं पे टीला, फिर वो नाली आ जाती है, फिर भूमि आती है। ऐसे नाली जैसे एक है ना आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसको अपन नाली अपर्दन बोलते हैं। तो नाली अपर्दन अगर पूछे ना तो चंबल नदी वाला जो एरिया ना उसमें होता है, और उससे वहां पे जो जमीन होती है ना उसको बोलते हैं उत्खात भूमि यानी बैडलैंड टोपोग्राफी, जो किसी काम में नहीं आ सकती। राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या है ना वो इस क्षेत्र में निवास करती है। लगभग 40 बोल रहा हूँ, जबकि 40% जनसंख्या आपकी मरुस्थल के अंदर भी है। यानी 23% भाग है यहाँ पे, और 61% भाग है ना वो आपका है मरुस्थल का। मरुस्थल में 61% है और यहाँ पे आपका 23% भाग है, उसमें आपकी लगभग 40% जनसंख्या है ना वो यहाँ पे निवास करती है। अगर अपन आगे देखें ना तो पूर्वी मैदान की विशेषताएं आती हैं कि पूर्वी मैदान की विशेषताएं हैं क्या क्या। तो उसमें दे रखा है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी जो सहायक नदियां ना उसके द्वारा मैदानी भाग बनाए जाते हैं, उन्हें माही का मैदान कहते हैं। सबसे पहले तो आप यह रखना याद है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा नीचे उसके ऊपर प्रतापगढ़ है, यहाँ पर जो माही और उसके जो सहायक नदियां है ना उसके द्वारा एक निर्मित मैदान है, उसको आप माही का जो मैदान है ना वो बोलते हैं। 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का जो मैदान है ना वो भी कहा जाता है। यानी प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा वाला जो एरिया है ना इसमें माही नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है ना वो माही का मैदान कहलाता है। और अगर आप देखें ना, अगर उसके अलावा देखें तो यहाँ पे दोनों के बीच में 56 गांव या 56 नदी नाले हैं ना उनका एक मैदान निर्मित होता है,
तो उसको आप छप्पन के मैदान के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ मैदानी भाग है, ठीक है, क्योंकि नदियां काफी सारी हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उपजाऊपन आ जाता है। उसके बाद दे रखा है आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठार है ना, उसके बारे में दे रखा है। जो आपका चौथा पार्ट है ना भौतिक प्रदेशों में, वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में जो हाड़ाव वंशीय शासक है ना, उनका क्षेत्र होने के कारण इसको हाड़ौती का पठार बोला जाता है। यानी ये वाला जो एरिया है ना, इसको आप हाड़ौती पठार के रूप में जानते हैं। और ये मैदान के पूर्व में स्थित है, या मैदान के पूर्व में या मैदान के दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये स्थित है। राज्य के लगभग 7% भाग, मैं यहाँ पे लगभग लगा रखा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में अभी एग्जैक्ट डेटा ना वो नहीं दे रखा है। वो आगे वाले जो अपन पढ़ेंगे ना, जैसे 9th 10th वाले आगे जब जाएंगे तो वहां पे ये सब चीजें डिटेल में दी हुई होंगी, तो वहां पर ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतना इतना याद रखो कि लगभग 7% जो भाग है ना, वो आपका हाड़ौती वाला जो एरिया है ना, उसके अंदर आता है। यहाँ की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली एवं उपजाऊ मिट्टी है। अगर मध्यम काली या लावा निर्मित जो मिट्टी अगर पाई जाती है ना, वो आपके हाड़ौती वाला जो एरिया ना, उसमें पाई जाती है। उसके बाद आता है कि राजस्थान के अन्य पठार जैसे उड़िया व आबू का पठार वो सिरोही के अंदर है। भोराट का पठार है वो आपका उदयपुर और राजसमंद के अंदर है। मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऊपरमाल का पठार है ना, वो आपका भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, उन दोनों के अंदर है। और लसाड़िया का पठार है ना, वो उदयपुर और प्रतापगढ़ यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं, अगर आपके ऑप्शन में लसाड़िया पठार के आगे प्रतापगढ़ और उदयपुर आ रहा है तो आपका यही सही होगा। लेकिन अगर उदयपुर की जगह सलूम्बर दे रखा है और सलूम्बर और प्रतापगढ़ दे रखा है, तो वहां पे आपका सलूम्बर और प्रतापगढ़ ना वो सही होगा। क्योंकि लसाड़िया का पठार है ना, वो जयसमंद झील के पूर्व का जो एरिया ना, कटाफटा, उसको बोला जाता है। और ये जो सारा एरिया ना, वो अभी सलूम्बर के अंदर आता है। तो सलूम्बर और आपका प्रतापगढ़ आना ये भी आ सकता है। तो आप दोनों चीजों को याद करके चलना कि किसी भी टाइप का आए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, भौतिक प्रदेशों के बाद में राजस्थान की जो जलवायु है ना, और जो ऋतु चक्र है, उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। अगर मानसून अच्छे से नहीं आएगा तो राजस्थान में अकाल पड़ जाएगा, ये आप मान के चलो। आगे दे रखा है कि प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह भी आप याद रखना, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति तथा प्रदेश के विस्तार के कारण यहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज दे रखी है ना, वो दे रखी है आपकी 5 प्रकार की जो जलवायु परिस्थितियां ना, वो उपलब्ध है। कौन कौन सी हैं? राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग है ना, उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। एक साइड में शुष्क और दूसरे साइड में आती है अर्ध शुष्क। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक मैप दिखाया था ना, उसमें देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यही दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका जो एरिया ये शुष्क में आता है, और ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये आपका आता है अर्ध शुष्क में। तो यहाँ पर जो चीजें दी हुई है ना, वो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि एक 61% जो भाग है ना, उसमें थोड़ा एरिया है ना, वो आपका किसका है? शुष्क का, और थोड़ा एरिया इधर अर्ध शुष्क का। जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी जलवायु है? वो है आपकी उपाद्र। यानी जयपुर आ गया, और जयपुर के साइड के जो है ना, ये उत्तर वाले और पूर्व वाले, उसमें आपकी उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यानी एक साइड में आपके शुष्क, अर्ध शुष्क, उसके बाद जयपुर के बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे पूर्व की साइड में, तो यहाँ पे आपकी उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आपकी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी जहाँ पे सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर का जो एरिया है ना, जो मैदानी भाग वाला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, उसमें आपकी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी के झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा ना 100 सेंटीमीटर, लगभग 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है औसत वार्षिक वर्षा। यानी बांसवाड़ा वाला प्रतापगढ़ है, आपका झालावाड़ वाला एरिया है, इस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। अधिक शुष्क इसलिए है क्योंकि इसका 61% भाग है, वो तो सारा का सारा मरुस्थल में आता है, तो शुष्क अपने आप ही हो गया ना। अब यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसको आप एक बार है ना थोड़ी सी याद रखना कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो दे रखा है शुष्क और अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो ये 5 भाग आपके यहाँ पे हो गए। तो ऋतु और जलवायु के बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। अब अपन आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि औसत वार्षिक वर्षा है ना, उसके बारे में मैप दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर वाली है,
फिर आपकी 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, ये यहाँ अरावली वाली है ना, ये आपकी 50 वाली ये आती है। और यहाँ पे जो सिरोही वाला जो भाग है ना, ये आपका 80% से अधिक के अंदर आता है। यानी वर्षा के अंदर देखा जाए ना कि तो यहाँ पे आपके जैसलमेर से स्टार्ट होती है, और अरावली वाला जो आता है ना, अरावली में 40 से 50 या 50 से 60 जो सेंटीमीटर वर्षा है ना वो होती है। लेकिन जो सिरोही वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपकी 80% से ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद आपका ये सारा का सारा जो पोर्शन है ना, ये देखो ये वाला 70-80 में आ गया। और जो ये डूंगरपुर, आपका प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला, ये जो एरिया है ना, 12 वाला, ये सारा कोटा का दक्षिणी भाग, ये सब आता है आपका 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है ना उसके अंदर आता है। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है ना क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो यहाँ दो तीन चीजें पूछी गई है। पहले तो ये पूछा गया है कि जो हाड़ौती वाला एरिया है ना, इसकी वर्षा रेखा के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे देखो एक है ना, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है और नीचे दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर। तो ये जो 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जा रही है। तो यहाँ पे आपका बांसवाड़ा आ रहा है और यहाँ पे आपका झालावाड़ आ रहा है, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो इनको आप अच्छे से याद रखना 90 सेंटीमीटर को। एक यहाँ पे जो आपकी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दे रखी है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में ज्यादातर आपका जो जैसलमेर वाला एरिया है ना, ये आता है। ये यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। तो औसत जो वार्षिक वर्षा है ना, उसके बारे में आप ये मैप है ना उसको अच्छे से याद रखना। और मैप इसलिए याद रखना क्योंकि मैप अगर याद रहेगा ना आपको, तो सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी, आप उस चीज को भूलोगे नहीं, रटने का फिर कोई काम नहीं रहेगा। आगे चलते हैं अपन ऋतुओं के अंदर कि ऋतु कौन कौन सी दे रखी हैं। यहाँ पे हमने राजस्थान में सबसे पहले आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 ऋतुएं पाई जाती हैं राजस्थान में। एक ग्रीष्म ऋतु है, एक वर्षा ऋतु है, और एक है आपकी शीत ऋतु। अब यहाँ पे देखो आपका इनका है ना काल भी दे रखा है, इनका टाइम दे रखा है कि भाई कब से कब तक ये वर्षा ऋतुएं होती हैं, सारी ऋतुएं यहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आती है आपकी मार्च से लेके और जून तक। फिर आपकी जुलाई से लेके सितंबर तक आती है वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु आती है आपकी अक्टूबर से लेके फरवरी तक। तो ये 3 ऋतुएं हैं। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, आपकी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून तक आती है, वर्षा ऋतु है जुलाई से सितंबर तक, और आपकी शीत ऋतु है ना वो आती है आपके अक्टूबर से लेके फरवरी तक। उसके बाद आता है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नॉर्मल बताया आपको, एवरेज बताया कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और चूरू में है ना तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है ना वहां तक भी पहुंच जाता है। तो 30 और 40 वाला ये है ना, ये तो नॉर्मल बताया है। उसके बाद में 40 से 45 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। थार मरुस्थल भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। ठीक है, मरुस्थल में दिन का जो तापमान है वो अधिक रहता है और रात का तापमान है वो कम रहता है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के टाइम जब धूप पड़ती है तो मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, तो दिन का तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है। और जैसे रात होती है, ठंड होती है, तो मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात का जो तापमान है वो यहाँ पे कम हो जाता है। माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। याद रखना, मैं स्थान की बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, माउंट आबू या डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं है। स्थान की अगर बात आती है तो आपका आता है माउंट आबू। उसके बाद अपन आगे चलें तो आती है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में देखो क्या दे रखा है कि राजस्थान की 90 से 95% वर्षा है ना वो इसी ऋतु में होती है। 90% आप मान के चलो, 95 यहाँ पे दे रखी है एनसीईआरटी में। तो आप इसको अच्छे से याद करो कि 90 से 95% जो वर्षा है ना वो आपकी वर्षा ऋतु के अंदर ही होती है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है, जुलाई से लेके सितंबर रहती है। सितंबर में आपका जो मानसून है ना वो वापस राजस्थान से पीछे लौटने लग जाता है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है ना, दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। अरब सागर से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है। बंगाल की खाड़ी वाली अरावली वाला रोक के करता है, और ये जो अरब सागर वाली है ना, ये ज्यादातर क्या होती है, अरावली समानांतर है इसके, तो ये आगे निकल जाती है। लेकिन वर्षा आपका जो दक्षिणी भाग है ना राजस्थान का, उसमें आपका जो अरब सागर वाला शाखा है इससे बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपके बंगाल की खाड़ी है ना, इससे आने वाले जो हवा है ना, उनसे वर्षा होती है।
ठीक है। अरब सागर के मानसून से दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है जहां पे 100 सेंटीमीटर होती है। तो अगर सर्वाधिक वर्षा वाला अगर आपको देखा जाए ना जिला देखा जाए तो उसमें आपका आता है झालावाड़ जिला, जहां पे 100 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर अगर जाओगे ना तो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाएगी। क्या दे रखा है? दक्षिणी पूर्वी भाग, ये वाला पोर्शन है ना ये, और उत्तर पश्चिमी ये वाला। इससे आप अगर इधर जाओगे ना तो आपकी जो वर्षा की मात्रा है ना वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की ओर जाओगे ना तो आपकी वर्षा की मात्रा आपको कम मिलेगी। और यहाँ पर जो एक ये देखना झालावाड़ जिला वाला है ना, इसमें आप ये भी देखना कि झालावाड़ जिले में 100 सेंटीमीटर लगभग है ना बारिश होती है, और राजस्थान का ये सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। ये भी याद रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो भी झालावाड़ है। और अगर राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला अगर देखा जाए ना तो उसमें भी आपका झालावाड़ ही आता है। इस चीज को भी आप याद रखना। वर्षा ऋतु के बाद में अपन चलते हैं कि इसकी वर्षा ऋतु की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे विशेषताओं में दे रखा है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है ना वो आपकी जैसलमेर में होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वाला जो एरिया है ना, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में थी, 100 सेंटीमीटर के लगभग। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान पूछा जाए ना तो आपका है माउंट आबू, जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। यानी सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर के लगभग। अगर सर्वाधिक आदर जिला पूछा जाए राजस्थान का तो उसमें भी आपका वही आता है। और अगर देखा जाए ना स्थान देखा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला तो वो आपका आता है माउंट आबू, यानी 150 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। और सबसे कम अगर वर्षा देखी जाए तो उसमें आता है आपका जैसलमेर, यानी 10 सेंटीमीटर ना उससे भी कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अरावली ये आ गई, और इसका जो पूर्व वाला पोर्शन है ना ये, यहाँ से आपकी 50 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए ना कि अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम, और वर्षा का वितरण प्रदेश में समान नहीं है। मतलब ये बोला गया है कि ये जो अरावली वाला पोर्शन है ना, ये देखो ये जो अरावली वाला पोर्शन है ना, इसके पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर है ना उससे कम होती है वर्षा। और ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो अगर देखा जाए तो वर्षा का जो वितरण है ना वो प्रदेश में समान नहीं है, यानी असमान है। उसके बाद अपन चलते हैं कि शीत ऋतु की तरफ। ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, अब आती है आपकी शीत ऋतु। इसके अंदर क्या दे रखा है कि शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे भी कम चला जाता है। यानी वही पश्चिमी राजस्थान जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान वहां तक पहुंच जाता है। और वही अगर शीत ऋतु आती है ना तो शीत ऋतु में आपका 0 डिग्री सेल्सियस है ना उसके लगभग या उससे भी कम आ जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में भी सबसे ठंडा रहता है। उत्तर भारत से आने वाली जो शीत लहर है ना उसके कारण भी राजस्थान है ना उसमें ठंड बढ़ जाती है। तो उसका शीत लहर है ना उनका प्रभाव भी यहाँ पे पड़ता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और जो ये माउंट और पश्चिमी विक्षोभ है ना ये आपकी भूमध्य सागर से जो आने वाले चक्रवात है ना वहां से उठ के आती है। ये वर्षा भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। मावठ है ना वो राजस्थान में गेहूं की जो फसल है ना उसके लिए लाभदायक होती है। देखो अगर फसलों को देखा जाए तो 3 भागों में अपन बांट देते हैं, एक रबी की फसल, एक जायद और एक खरीफ। ठीक है। तो अगर माउट या पश्चिमी विक्षोभ की बात करें ना तो उसमें अगर फसल बात करें तो आपकी गेहूं आ गई कि इसको गेहूं का सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर ऋतुओं के अंदर अगर देखा जाए कि कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की है, जायद की है, तो यहाँ पे माउट है ना वो रबी की फसल है ना उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। उसमें आपके और भी आते हैं जैसे सरसों है, और भी बहुत सारी फसलें यहाँ पे आती हैं। इसके बाद दे रखा है कि अकाल और मरुस्थलीकरण, इन सब चीजों का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। आप ये देख लो यहाँ पे अकाल और मरुस्थलीकरण, राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। ठीक है। इस कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना है। भाई वर्षा समय के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, जितनी हो रही है उतनी होनी चाहिए जितनी हो नहीं रही है, अनिश्चित है और अनियमित है। कभी हो जाती है ज्यादा, कभी हो जाती है कम, कभी होती नहीं है। उसके बाद रखा है कि अकाल के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज पेयजल, इनकी सबकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है।
वनों की कटाई, भूमिगत जल का अतिदोहन, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा, ये सारी चीजें है ना मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव है ना प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन है ना उसके ऊपर भी पड़ता है। उसके बाद दे रखा है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण में क्या आता है? मरुस्थलीकरण में आता है कि भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी भौतिक दशा या मानवीय कारण कुछ भी हो, जहां पे उपजाऊ मिट्टी है ना वो बंजर भूमि के रूप में बदल जाती है, तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। वृक्षारोपण द्वारा मरुस्थल के विस्तार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किस हद तक होता है वो देखो। उसके बाद दे रखा जो कुछ है ना शब्दावली दे रखी है इस चैप्टर में, उनके बारे में आपको बताता हूं। यहां दे रखा है आपकी बंजर भूमि, वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त है, वो बंजर भूमि है। उत्खात भूमि या बीहड़ या बैडलैंड टोपोग्राफी है, वो बंजर उबड़ खाबड़ खड्डों वाली भूमि जो नदी जल के कटाव से बनती है, जो चंबल वाला जो एरिया है ना उसमें ये पाई जाती है। मानसूनी हवाएं, वे मौसमी पवनें जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं, वो आती हैं आपकी मानसूनी पवनों के अंदर। उसके बाद आती है समवर्षा रेखा, यानी मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है ना वो समवर्षा रेखा कहलाती हैं। उसके बाद आता है आपका अपर्दन। जल व पवन जैसी शक्तियों द्वारा मिट्टी और चट्टानों को जो काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, यानी मिट्टी और जो आपका ये है ना आपकी जल और पवन के द्वारा जो मिट्टी और चट्टाने होती है ना उनको काट दिया जाता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन अपर्दन। तो यहाँ पे जो अपना जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो चैप्टर है ना, क्लास 6 का 6 वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में इस चैप्टर से 20 या 25 क्वेश्चन लाने वाला हूं, अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।